आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने ओम्स लॉ के डिडक्शन तक स्टडी किया था। अब अपन देखते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। देखिए सबसे पहले अपन ने एक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला डिराइव किया वो था ML/NE²A तो इसमें टोटल जो क्वांटिटीज हैं वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें दो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रह गए इसमें 4, ये हो गया लेंथ, L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, A क्रॉस सेक्शन, तो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन हो गया। टो जो होता है वो रिलेटेड होता है टेम्परेचर से, अब वो कैसे होता है भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और N जो रिलेशन होता है इनका वो होता है नेचर से, तो ये भी अभी आपको बता देंगे। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हर मेटल का अलग अलग होगा, हर टेम्परेचर पे हर नेचर पे डिपेंड करेगा। तो अब ये रह गया टेम्परेचर। अब जैसे अपन कोई रूम में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए जैसे डस्टर है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। जैसे सिलेंड्रिकल है सपोज मान लीजिए, अपन इसकी बात करें, इसमें आपके इजी समझ में आएगा। तो सिलेंड्रिकल जो है इसका लेंथ हो गया आपका L, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा πr², जिसको अपन A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए मैं रूम पे आपको ये बोलता हूँ कि ये कंडक्टर है और इसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया, इसको कट अपन ने कर दिया, तो कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन तो सेम है, पर अपन ने इसका लेंथ जो है वो हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि इसमें L है, लेंथ है, टेम्परेचर तो वही है, कंडक्टर भी वही है, तो नेचर और टेम्परेचर तो सेम है, फिर भी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शन के। अब इसमें क्रॉस सेक्शन थोड़ी चेंज होगा, ऐसे अगर आप इसको कट करोगे हाफ या 1/3 या 2/3 जो भी करोगे, तो कहने का मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L के, ऐसे केसेज में। अब इसको थोड़ा सा और मैं सोल्व करके आपको बताता हूं। देखो इसको अपन फिर सोल्व करते हैं, तो R = रो आ जाएगा, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L/A, ये होता है ओम इंटू मीटर, जो यूनिट होता है रो का, रेजिस्टेंस का ओम, और इसका होता है ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी का। अब इसका फॉर्मूला बनाता हूं मैं यहां से। देखो R = क्या था, ML/NE²A। एक कोई साइड ले आओ तो RA L अपॉन में आ जाएगा बाई M/NE², इसी को बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी, तो ये रो बन गया। तो इस फॉर्मूले को जब अपन देखते हैं तो ऐसे लगता है कि रो जो है वो L और A पे डिपेंड करता है। अगर इसका फॉर्मूला आप बनाओगे तो ये तो बनेगा RA/L। तो इसको देखिए, तो ऐसे लगेगा आपको कि अगर इसको अपन कट करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी है वो चेंज होगा, पर नहीं होता है चेंज। यहाँ देखो, इसमें देखिए आप, रेजिस्टिविटी में के फॉर्मूले में न तो लेंथ है न क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें 4 ही चीज़ हैं, ME पहले से कांस्टेंट बच गए वो 2, N और टो। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो कभी भी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो आपको कोई बोलता है कि रूम टेम्परेचर पे, एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए एक कंडक्टर है कॉपर का जिसकी लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन या रेडियस है R। फिर एक और है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, रेडियस सपोज इसकी R। देखो दोनों की लेंथ अलग अलग है। अब इसमें अगर रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा जाए ρ1/ρ2, तो वो 1/1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे या क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी चीज मैं आपको यहां समझा रहा था कि रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन था अपना वो ये था, एग्जाम्पल जो था वो ये था कि ये है, इसकी लेंथ जो है वो है 4 मीटर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, और रेजिस्टिविटी है वो है सपोज 4.0 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब वो आपको कहता है कि इसको बीच में से कट कर दीजिए, हाफ कर दो इसकी लेंथ, तो R और रो के नए वैल्यू क्या होंगे, तो न्यू वैल्यूज
जो न्यू वैल्यूज होंगे आर एंड रो के वो हो जाएंगे आर इक्वल टू लेंथ आधा कर रहे हो तो वहां देखो इस पे क्रॉस सेक्शन तो सेम है तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। इट मीन्स लेंथ अगर हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा, तो आर का नया वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम, पर रजिस्टिविटी उतनी रहेगी सेम 4.0 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो ये कंफ्यूजिंग वाला है, आपको वो पूछ सकते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन बताता हूं, मान लो आपको दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा कि कई बार आपको ये कहा जाता है कि लेंथ जो है वो डबल कर दी स्ट्रेच करके, ऐसे इस टाइप से नहीं। इफेक्ट ऑफ लेंथ में आपको एक टाइप तो ये बताया, दूसरा टाइप बताता हूं अब स्ट्रेच करना। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस है सपोज R1, इसकी लेंथ है L1, इसका क्रॉस सेक्शन है A1, तो R1 का वैल्यू यही तो होगा ρL1/A1। क्लियर है। अब इसको अगर अपन स्ट्रेस करते हैं, जैसे डबल कर दें 3 टाइम्स कर दें, तो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, L भी चेंज होगा और क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। जैसे मान लो लेंथ L2 कर दी, क्रॉस सेक्शन A2 हो गया, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा R2, बट रो चेंज नहीं होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहता है। तो R2 का फॉर्मूला बनेगा ρL2/A2, ये चेंज नहीं होगा। ये कब चेंज होता है, ये तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर या आप नेचर चेंज करोगे। तो इसमें न तो अपने टेम्परेचर चेंज किया न नेचर किया, वो क्वेश्चन आगे करेंगे। अब आपको कोई पूछता है R2 की वैल्यू बताओ, तो R2 को R1 से डिवाइड कर दो तो रो से रो कट जाएगा, L2/A2 इंटू A1/L1। अब कंफ्यूजन हो गया कि हाँ L2 L1 भी रह गया, A1 A2 भी रह गया, तो फिर आपको एक कंसेप्ट लगाना है कि अपन अगर इसको स्ट्रेस करते हैं तो एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होती है, वो होता है वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम जो भी था उस कंडक्टर का वो हमेशा इक्वल होगा फाइनल वॉल्यूम के। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, πr²h। πr² किसको बोलते हैं, A1 को, इंटू h लेंथ है इसका L1। इस वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A2 इंटू L2। अब यहां से आप A2 को रिप्लेस कर दो चाहे तो, चाहे A1 को रिप्लेस कर दो, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे A1 को रिप्लेस करना है तो A2L2/L1, ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो R2/R1 इक्वल टू L2/A2 इंटू A1 की जगह आपको ये वैल्यू लिखनी है A2L2/L1, A2L2/L1। एक L1 यहाँ पहले से भी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, A2 से A2 कैंसिल, तो R2/R1 इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। अब वो आपको बोलता है जैसे मान लीजिए लेंथ डबल कर दी, 3 टाइम्स कर दी, 4 टाइम्स कर दी, मतलब NL1 कर दी, अगर परसेंटेज में है तो भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो R2/R1 इक्वल टू N² आ जाएगा, या R2 इक्वल टू N² R1 आ जाएगा। तो अगर कोई शॉर्ट में क्वेश्चन करना है, जैसे मान लो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपको कोई बोलता है कि मैंने लेंथ जो है वो 3 टाइम्स कर दी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 टाइम्स कर दी तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 कर दी तो 16। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। अगर परसेंटेज में होता है तो आपको मैं शॉर्ट में एक ट्रिक इसमें बता देता हूं कि अगर परसेंटेज में चेंज करते हो आप, और अगर परसेंटेज लेस देन या इक्वल टू 10 तक है, परसेंटेज जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 तक है, जैसे 0.1 है, 2 है, 5 है, 6 है, तब तक तो डबल ही रहेगा। तब तक तो क्या रहेगा, डबल। जैसे मान लीजिए 0.1 है तो 0.2 हो जाएगा, 0.6 है तो 0 इसका डबल करोगे 1.2 हो जाएगा, इस टाइप से। और बाकी अगर इससे बहुत ज्यादा पे जा रहा है, जैसे मान लो 50% इंक्रीज कर रहा है, तो फिर आपको वैल्यू फाइंड करने की 50% चेंज करोगे, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा ना। तो फिर आपको स्क्वायर करके ही सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मान लो एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जो लेंथ है वो 50% इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा L2
L1 प्लस 50% L1 है, जिसको मान लो शॉर्ट में नहीं समझ में आता वो यहाँ देख लीजिए। तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 प्लस 50% हटाओगे तो अपॉन में क्या जाएगा 100, मतलब 0.5 L1। L1 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 0.5 तो 3/2 ही तो हुआ। इसका मतलब कितना हो गया 1.5 L1। तो इसका वैल्यू यही तो है, n का जो वैल्यू है वो 1.5 ही तो है। तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू 2.25। तो 2.25 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1.25। तो R1 तो था ही, इतना चेंज हो गया, इसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे 125%। तो 125% इंक्रीज हो जाएगा। ये तो होता है लेंथ के साथ इसका इफेक्ट कि आपने उसको स्ट्रेच किया तब। अगर मान लीजिए मैं अब आपसे पूछ लेता हूं कि मैंने उसका रेडियस हाफ कर दिया, एक और क्वेश्चन बनता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है कि रेडियस हाफ कर दिया मान लीजिए, तो भी वही कंसेप्ट लगेगा। कौन सा, R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या था L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1 था। अभी अपन ने लेंथ वाले क्वेश्चनों को सोल्व किया तो एरिया को हटाया, अब एरिया वाले क्वेश्चनों को, रेडियस वालों को सोल्व करना है तो लेंथ को हटाओ। तो क्या था कंसेप्ट, A1 L1 किसके इक्वल है A2 L2 के। इसका मतलब L1 का वैल्यू क्या हो गया A2 L2 अपॉन A1, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो R2 बाई R1 इक्वल टू L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन, ये वैल्यू लिखो। तो A2 L2 और L1 ऊपर, L2 से L2 कैंसिल, तो क्या आ गया एरिया का स्क्वायर, एरिया ये वाला ऊपर, तो A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो R2 बाई R1 इक्वल टू, उसको क्या लिख सकते हो पाई R1 स्क्वायर, इसको पाई R2 स्क्वायर, और स्क्वायर इनका है ही पहले से, पाई से पाई कैंसिल, इट मीन्स R1 अपॉन R2 की होल पावर 4। तो लेंथ में तो पावर जो होती है वो होती है केवल 2, जैसे R2 अपॉन में ये आया था लेंथ के लिए। तो अब रेडियस के लिए अगर आप चेंज करोगे तो रेडियस ज़्यादा तो होगी नहीं, स्ट्रेच करोगे तो कम ही तो होगी। इट मीन्स R2 की जगह आप क्या लिख सकते हो R1 बाई n R1 नहीं लिख सकते, डबल या ट्रिपल नहीं कर सकते, कमी तो होगी ना, स्ट्रेच करेंगे तो R1 बाई n, जैसे मान लो 1/2 हो गई, हाफ हो गई, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू n की पावर 4। तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो लेंथ डबल कर दोगे स्ट्रेच करके, तब तो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स होगा। अगर रेडियस अपन हाफ करते हैं तो कितना होगा R2 अपॉन R1 n स्क्वायर, तो R1 अपॉन n का मतलब हो गया 1/2 टाइम्स कर दिया आपने, तो 16 होगा n2 की पावर 4। तो ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से इस पे चेंज रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट तीन टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। अब डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो भी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर A टो। इस फॉर्मूले में देखिए इन दो को तो छोड़ दीजिए, ये और ये वाला इसको छोड़ दो। अब बात आती है टेम्परेचर की। तो अगर पहले तो मैं आपको बताता हूँ जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इस लाइन का मतलब है इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो थर्मल जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के जो गैस के मॉलिक्यूल का होता है वो 3/2 kBT होता है रूट में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर एनर्जी इंक्रीज करोगे तो स्पीड, इलेक्ट्रॉन का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होगा। अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो जो कोलिजन के बीच में टाइम है टो वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर टो का वैल्यू डिक्रीज होगा, यहां देखिए टो अगर डिक्रीज होता है रिलैक्सेशन टाइम, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो सेम ही है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट बन गया देखो कंडक्टर के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एनर्जी इंक्रीज हुई,
एनर्जी अगर इंक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, टाइम डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। बट आपको पता है कि एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं सिग्मा, ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी 1/ρ, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये ओम इंटू मीटर है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, ये इस तरह यूनिट बन गया। तो सिग्मा का वैल्यू डिक्रीज हुआ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी तो इंक्रीज होगी, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर की। अब अपन जैसे बात करते हैं मान लो सेमीकंडक्टर की, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का जो इन पे इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, बट क्यों, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। जैसे मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मान लीजिए टेट्रावेलेंट होते हैं, वो 14वें ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, मान लो 4 है, 4 4 4 और 4, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस एक को समझना आपको, तो ये इस टाइप से बॉन्ड बना के रखते हैं, मान लो जैसे एक इसका है इसके साथ, अब इसके ये 3 और इधर आ जाएंगे, इसका वाले का जो है वो एक इसके साथ है, 3 है वो इधर आ जाएंगे, इस वाले का जो है वो एक इसके साथ है, 3 यहाँ रहेंगे, और यहाँ भी ऐसा इसी टाइप से है, 3 है वो यहाँ रहेंगे। तो 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी उसमें आप देख सकते हो खाली नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अब मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार, रो इक्वल टू ml/ne²A²। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया, तो वही रहेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा। और वो इलेक्ट्रॉन जो है हर सेमीकंडक्टर के अलग अलग होता है, वैलेंस जो गैप होता है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बॉन्ड टूटता है तो यहाँ होल बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो ऊपर चला जाएगा, तो n का वैल्यू इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे अपन तो एनर्जी इंक्रीज हुआ, और जैसे ही वो डेल इजी फॉरबिडन गैप के इक्वल हुआ एनर्जी गैप, वैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के फ्री होगा, वहां से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, तो n इंक्रीज हुआ। और अगर n इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टर जो होते हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अब इसका एक फिनोमिना होता है, वो आपको बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, या तो इस टाइप से आ जाए कि किसका इंक्रीज होगा किसका डिक्रीज होगा। अब फिर अगर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनता है तो आगे चलते हैं अपन, वापस आ जाओ, देखो अपन बात करते हैं कंडक्टर के लिए ही। मैंने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज होगा। इट मींस फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डेल आर अपॉन आर। डेल आर हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी, चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो। पर अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अपन ये लिख दिया, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल हो जाएगा, यहाँ एक कांस्टेंट आता है अल्फा, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, अल्फा डेल्टा टी, यही साइड चला जाएगा, ये अल्फा का फॉर्मूला बना लो, तो वो बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, आर डैश माइनस आर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन आर और टी डैश माइनस टी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपको मान लीजिए कहता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू अपन प्लस लें, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो कंडक्टर की बात करो, कंडक्टर में अपन ने क्या पढ़ा, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इट मींस ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो अल्फा भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं
कॉपर के लिए या सिल्वर के लिए या गोल्ड के लिए, इन सब के लिए कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर पॉजिटिव रहेगा। अब सेमीकंडक्टर में अपन ने अभी क्या लिया, क्योंकि उनमें भी करंट फ्लो हो सकता है सेमीकंडक्टर में, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये वैल्यू जैसे प्लस किया आपने, इंक्रीज की तो पॉजिटिव आएगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ या रेजिस्टिविटी कम हुई, ये माइनस आएगा। और अगर ये वैल्यू माइनस आएगा तो अल्फा ही माइनस का आएगा, तो अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो अपन बात करते हैं नॉर्मल सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जो भी चौथे ग्रुप में आते हैं, इनमें ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि ऐसे दो आपको सब्सटेंस के नाम लिखने हैं, मटेरियल के नाम लिखने हैं जिनमें अल्फा पॉजिटिव होता है, या ऐसे दो लिखो जिनमें अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। अब एक टाइप का इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लीजिए ग्राफ आ गया V एंड I में, सपोज ये I है, ये V है, y एक्स आई और x एक्सिस, और ये अपन को पता है कि कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे अपन देखते हैं तो वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे ये आ गया या मान लो ये आ गया, जो भी है। अब मान लो मैं ये कहता हूँ ये तो है TA और ये है TB, तो इनमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो देखिए कैसे निकालोगे, तो अपन इनको देख के भी नहीं बता सकते। तो अपन ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो यहां देखिए कंडक्टर की बात हो रही है, मेटल की, तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो स्लोप से। स्लोप होता है V/I या dV/di, जिसको अपन बोले V/I क्या हो गया R, तो R इक्वल स्लोप मतलब tan थीटा, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, कौन से एक्सिस से, फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से जिसका थीटा का वैल्यू ज्यादा है इन दोनों में, जैसे ये रहा TB ज्यादा है, वो रेजिस्टेंस हाई है, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा है वो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, पर और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि अपन को पता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, पर उसका कंडक्टिविटी लो है। तो अपना क्वेश्चन था कि TB एंड TA में क्या रिलेशन है, तो अपना क्वेश्चन आंसर मिल गया TB ग्रेटर देन है किसे, TA से। अगर यहां I और यहां V अगर आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा, I/V मतलब 1/R, तो उसका टेम्परेचर वो टेम्परेचर हाई होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब लास्ट में इसमें एक होता है कि अभी आपने एक चीज पढ़ी, आपने क्या पढ़ा इसमें कि कंडक्टर के लिए अगर कंडक्टर में टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, रेजिस्टिविटी भी लो, बट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, ऐसे कंडक्टर भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी लो होता जाएगा, एक टेम्परेचर पे जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर TC, उसका रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगा, अप्रोक्स जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो, इट मींस उसका जो कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट हो गया। तो एक टेम्परेचर का वैल्यू ऐसा होता है जिसपे कोई भी जो कंडक्टर है उसका अगर रेजिस्टिविटी जीरो और कंडक्टिविटी हाई हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस सब्सटेंस को बोलते हैं सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। और सुपर कंडक्टिविटी में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अपन मरकरी की बात करते हैं तो वो 4.2 केल्विन मतलब नेगेटिव टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, बहुत ज्यादा, डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इस Hg के लिए अपन बात करते हैं तो इसका ऐसा केस बन जाता है, इस टाइम पे रो जीरो हो जाता है, कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। अब ऐसे केसेज में जैसे ये वो सब्सटेंस, तो ये कंडक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें ऑलरेडी पहले से भी नहीं है, बट इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंस था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो जो इसमें से पास हो रही थी। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो ये जो लाइनें हैं इसमें वो इस टाइप से पास होने लग जाएगी, इसको बोलते हैं माइसनर इफेक्ट। और इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज होता है वो होता है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स में। तो ये बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो ठीक।